Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 अगस्त 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है राइन रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो 9th शेड्यूल है इसको हमारे संविधान में लेकर आया गया कौन से प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। थंबनेल में डिस्कशन किया गया है जॉनसन्स बेबी पाउडर के बारे में। आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा। मतलब एक अल्टीमेट लेवल की ये ब्रांड है जॉनसन्स बेबी पाउडर। अब ये 2023 तक पूरी तरह से बैन होने वाला है। अब ये बैन होने के पीछे का रीज़न क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं। किस चीज़ को लेकर कि देखो यहाँ पर ये जो पाउडर है इसकी वजह से कैंसर हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। हालांकि कल द हिंदू के अंदर भी फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, लेकिन जब आज मैंने इसको देखा तो फिर लाइव मिनट के अंदर भी एक डिटेल्ड आर्टिकल आया है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो लाइव मिनट के अंदर काफ़ी डिटेल से समझाया गया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पहले इस इशू को समझ लेते हैं। तो ये जो जॉनसन्स बेबी पाउडर है ना, ये जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी की है। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अब 2023 तक ये इस टैल्क बेस पाउडर को यहाँ पे बंद करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, इस पाउडर के अंदर एक मिनरल का इस्तेमाल हो रहा है और उस मिनरल का नाम है टैल्क, जो कि आप लोग ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे TALC। तो इसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया। प्लस हमने ये देखा कि यहाँ पे आप कह सकते हो 1-2 साल पहले ही यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ये जो पाउडर है वो बिकना बंद हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे केसेस निकल कर आए जिसमें यहाँ पर कैंसर पाया गया और उस कैंसर की वजह यहाँ पर इस जॉनसन्स बेबी के पाउडर को बताया गया। इसकी वजह से जॉनसन्स बेबी, खासकर यहाँ पर इस पाउडर को लेकर जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे केसेस भी यहाँ पर दर्ज होते हुए नजर आएंगे। अब इन केसेस से लड़ते लड़ते कंपनी परेशान हो चुकी है। उसी के बाद यहाँ पर कंपनी ने ये बोला कि अब हम लोग यहाँ पर एक डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन ये ले रहे हैं कि अब हम लोग इस टैल्क बेस्ड पाउडर को बेचेंगे ही नहीं। तो टैल्क बेस्ड की जगह हम लोग कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कॉर्न स्टार्च का यूज़ किया जाएगा, टैल्क का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर उसके बाद में इसी आर्टिकल में एक छोटा सा डेटा आपको ये देखने को मिलेगा। बोला यह जा रहा है कि मई 2020 की बात है, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी को यहाँ पे क्या करना पड़ा था, इस पाउडर को पुल अप करना पड़ा था यूएस और कैनेडियन मार्केट से। जैसे मैंने आपको बताया 2 साल पहले ही यूएस और कनाडा के मार्केट से यहाँ पर इस पाउडर को हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे केसेस दर्ज करे गए। इनफैक्ट बोला ये जा रहा है कि इस कंपनी के ऊपर लगभग 40,000 के आसपास आपको केसेस देख पाओगे जो कि यहाँ पे दर्ज करे गए हैं। तो केसेस लड़ते लड़ते ये कंपनी परेशान हुई। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये स्टेप लेने की बात की गई है कि अब टैल्क बेस्ड पाउडर का यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉर्न स्टार्च पाउडर ये लोग लेकर आएंगे नया। फिलहाल ये वाला जो पाउडर है ग्लोबली जो इसकी सप्लाई है, दुनिया भर में इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे रुकने वाली है 2023 तक। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें और आती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर टैल्क है क्या, ध्यान रखना। टैल्क क्या है, एक मिनरल है। अब ये पाया कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड पाया जाता है। खोद के यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं।
अब जब टैल्क को निकालते हैं ना, तो टैल्क के साथ साथ एक और चीज़ पाई जाती है अंडरग्राउंड, उसको हम लोग बोलते हैं एस्बेस्टॉस, ठीक है ना। एक तो टैल्क हो गया, दूसरा हो गया एस्बेस्टॉस। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अंडरग्राउंड में ही पाई जाती हैं। तो बोला गया ये जो एस्बेस्टॉस है ना, ये कहीं ना कहीं टॉल्क के अंदर ही देखने को मिला। मतलब एस्बेस्टॉस भी अंदर पाया जाता है, अंडरग्राउंड पाया जाता है, और टैल्क भी। तो ये जो एस्बेस्टॉस है कहीं ना कहीं यहाँ पर टैल्क के डिपॉजिट में पाया गया, और बोला जा रहा है कि यही एक कारण है जिसकी वजह से कैंसर वगैरह होने के काफ़ी सारे चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। हालांकि देखो, जब जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी के ऊपर ये सारे आरोप लगते हैं तो ये कंपनी बार बार यहाँ पर इस चीज़ को मना करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पाउडर के अंदर, हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब जो भी हुआ है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। तो एक इशू चल रहा था, सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए। आज के द हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी आर्टिकल है, प्लस कल द हिंदू के अंदर ऑलरेडी आ चुका था, और आज देखो ये लाइव मिनट का भी पूरा आर्टिकल है, ये भी मैंने आपके साथ में मेंशन किया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। ये आईडी है दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। अभी जो प्रोफाइल है वो नेशनल फ्लैग का प्रोफाइल देखने को मिलेगा। जो फॉलोवर्स हैं वहाँ पे 8000 प्लस फॉलोवर्स आपको नज़र आएंगे। नाउ अब यहाँ पर आते हैं अगले आर्टिकल पर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल की चर्चा भी पूरे दुनिया भर में हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी का टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। तो यहाँ पे इनका नाम है सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर एक अटैक किया गया न्यूयॉर्क के अंदर, और उस अटैक की वजह से इनका जो लिवर है वो डैमेज हो गया है, आँख जो है वो डैमेज हो गई है। तो मुश्किल है ये वापस से कुछ लिख पाएँ। यानी कि लिख पाए का मतलब क्या है कि ये ऑथर थे, ठीक है ना, ऑथर हैं बेसिकली। अभी इनकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक क्रिटिकल देखने को मिलेगी क्योंकि इनके ऊपर अटैक हुआ है। अब ये अटैक होने के पीछे का कारण क्या है, सलमान रुश्दी कौन है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है दुनिया भर में, आओ इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखो, इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में। अब मैंने यहाँ पर चीज़ों को, न्यूज़पेपर्स को कंपाइल किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा एक ही पिक्चर के अंदर बता दिया गया। और हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ही मतलब एक अच्छी चीज़ ये लगती है कि जो आप लोग यहाँ पर ग्राफिक्स देखते हो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक ही के अंदर कंपाइल कर दी जाती है। तो यहाँ पर ना एवरीथिंग कवर किया गया है सलमान रुश्दी के बारे में। देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। ये आपको इनका पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ पे होता है, मुंबई के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर इनका जन्म होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये न्यूयॉर्क जाते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई कहाँ से हुई, क्या किया, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पहले प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई की मुंबई के अंदर में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1968 में, वहाँ से MA किया हिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी फैमिली को ज्वाइन किया पाकिस्तान के अंदर। देन बाद में यहाँ पर ये सब कुछ छोड़कर वापस से जो न्यूयॉर्क है वहाँ चले गए। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, बुक्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया। और बुक्स के अंदर कुछ बुक्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उन बुक्स की चर्चा हुई है दुनिया भर में। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी बुक्स को पब्लिश किया है, 1975 से लेकर 1993 के बीच में ना बहुत सारी किताब इन्होंने पब्लिश करी। 1975 में सलमान रुश्दी की पहली बुक आती है ग्रेमस, एक साइंस फिक्शन के ऊपर आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सलमान रुश्दी के बारे में जो चर्चा होने लगती है दुनिया भर में, उसके पीछे का रीज़न है इनकी दूसरी बुक। 1975 में तो पहली बुक आई, और फिर 1981 में इनकी एक दूसरी बुक आती है मिडनाइट चिल्ड्रन करके, जिसका आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन है। ये जो नावल है ना, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इनफैक्ट ब्रिटेन का जो बुकर प्राइज़ है, वो बुकर प्राइज़ भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर किताब को दिया गया। फिर 1983 में यहाँ पर इनकी तीसरी बुक आती है शेम केम आउट करके। तो इस प्रकार से लगातार ये बुक्स के ऊपर बुक्स पब्लिश करते रहते हैं। फिर कंट्रोवर्सी कहाँ पर हुई, कंट्रोवर्सी होती है 1988 से लेकर 1998 के बीच में, 1988 से लेकर 1998 के बीच में। होता क्या है कि 1988 में ना इनकी एक और बुक आती है सैटेनिक वर्सेस, ध्यान रखना सैटेनिक वर्सेस आती है। अब सैटेनिक वर्सेस बहुत सारी देशों ने बैन कर दी थी, खासकर बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने बैन कर दी थी। उनका कहना यह था कि इसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद को डिसरिस्पेक्ट किया गया है इस नावल के अंदर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी इस पर्टिकुलर किताब की। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस किताब को बैन भी कर दिया था, इंडिया ने भी इवन बैन कर दिया था। जब ये चीज़ें मतलब बहुत सारी इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी बैन किया। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इनकी मतलब इनके ऊपर जो अटैक हुआ है ना, उसके पीछे का कारण यही किताब है सैटेनिक वर्सेस।
तो ये मुद्दा था 1988 का। अब आप देखोगे 1988 से ही लोग काफ़ी नाराज़ बैठे हुए हैं। इनफैक्ट ईरान के अंदर क्या होता है, उस समय पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं आयतुल्ला रोहल्ला, तो ये यहाँ पर एक फतवा जारी कर देते हैं कि यहाँ पर ईरान रुश्दी को मार देना चाहिए, सलमान रुश्दी को मार देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो तब से ये मुद्दा चल ही रहा है, इतना लंबा मुद्दा हो गया, ये ऐसे चल रहा था बीच में। अब इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह दी गई, बीच में पता है इनका नाम वगैरह ही बदल दिया था। यूके ने यहाँ पर इनको बहुत सपोर्ट किया, यूके ने कुछ साल तक यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, अलग से यहाँ पर सिक्योरिटी में रखा। बीच में इनका नाम भी चेंज कर दिया गया था, नाम यहाँ पर जोसेफ एंटोन कर दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने अपना नाम बदला ताकि कहीं पर अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवाएं तो सलमान रुश्दी के नाम से ना जाने जाएं, क्योंकि सलमान रुश्दी के नाम से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, तो इनको मार दिया जाता, इस वजह से नाम चेंज किया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, तो मतलब आप देख सकते हो 1988 का मुद्दा जो है ये अभी की बात है, 12 अगस्त 2022 की, यानी कि परसों की बात है। परसों यहाँ पर क्या होता है कि इनका एक इवेंट चल रहा होता है, तो वहाँ पे स्टेज पर ही खड़े होते हैं, न्यूयॉर्क की बात है, और एक आदमी आता है और भागते भागते आकर इनके ऊपर अटैक कर देता है, और अटैक में यहाँ पर इनका लीवर डैमेज हो जाता है और एक आँख भी डैमेज हो जाती है। तो ये आज के टाइम पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जिस आदमी ने अटैक किया, बताया ये जा रहा है कि वो भी यहाँ पर ईरान से ही बिलोंग करता है, ईरान से ही संबंध रखता है। तो ईरान के अंदर मैंने आपको बताया ऑलरेडी फतवा जारी कर दिया गया था इनको मारने का, वो चीज़ें भी यहाँ पर कवर की गई हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा अभी यहाँ पर ये फतवा पूरा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इनको मार दिया जाए, तो मारने की यहाँ पर कोशिश करी गई सलमान रुश्दी को। आई होप आप लोग यहाँ पर अब सारी चीज़ें अच्छे से समझ चुके होंगे, काफ़ी चर्चा में थे तो ये आर्टिकल भी कवर हो गया, ठीक है ना। तो ये एक इंडियन बॉर्न नॉवेलिस्ट हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या मेंशन किया जा रहा है यहाँ पर, बात ये की जा रही है, अच्छा एक सेकेंड रुको, यहाँ पर जो सलमान रुश्दी को मारने वाला व्यक्ति है उसका नाम बताना भूल गया मैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो है हादी मतर, ठीक है। तो ये नाम आपको ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या मेंशन है, देखो यहाँ पर ना चाइना और श्रीलंका ने मिलकर इंडिया को एक झटका दे दिया, और वो झटका कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि चाइना का एक स्पाई शिप यानी जासूसी करने वाला जो जहाज़ है ना, वो श्रीलंका की साइड में बढ़ रहा है, और श्रीलंका में कुछ दिन तक ये रुकेगा, ये हमने आर्टिकल कवर किया था। लेकिन बीच में श्रीलंका ने मना कर दिया कि चाइनीज़ वेसल को हम अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि श्रीलंका इंडिया का साथ दे रहा था चाइनीज़ वेसल्स को मना करके। जो चाइना का ये जो स्पाई शिप है यानी जासूसी करने वाला जहाज़ है, इसको मना करके इंडिया को सपोर्ट किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइना का जहाज़ है वो श्रीलंका की तरफ आगे बढ़ता रहा, आगे आता रहा, और चाइना के इसी प्रेशर में श्रीलंका ने क्या किया, लास्ट टाइम पर बिल्कुल एंड वक्त पर वापस से अलाउ कर दिया कि ठीक है चलो हम लोग चाइना के इस जहाज़ को अलाउ कर रहे हैं। भाई इंडिया को एक शॉक लग गया, मतलब पहले तो यहाँ पर इसने मना कर दिया और एंड वक्त पर यहाँ पर चाइना के इस जहाज़ को आने दिया। तो अगेन यहाँ पर देखो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के ऊपर इसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस काफ़ी बार मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, आपको पता होगा। तो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के अंदर एक इशू क्रिएट होने वाला है, उस इशू में एक पॉइंट यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। पहले तो श्रीलंका ने इस चाइना के जहाज़ को आने से मना कर दिया था, लेकिन चाइना का जहाज़ आता रहा, चाइना का प्रेशर डाला श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका ने एंड वक्त पर पलट गया और इस जहाज़ को अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है हम लोग इसको अलाउ करते हैं। तो कॉम्बो क्लियर्स अराइवल ऑफ चाइनीज़ वेसल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये जो चाइना का जहाज़ है ना, जासूसी करने वाला जो जहाज़ है, इसका नाम है युआन वांग 5। तो 16 अगस्त को ये हम्बनतोता पोर्ट पर जाएगा। हम्बनतोता पोर्ट वही पोर्ट है जिसको चाइना ने श्रीलंका से 99 साल के लिए लीज़ पर ले रखा है, क्योंकि चाइना लोन वगैरह वापस से रीपे कर नहीं पाया, तो ये हालात तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में और क्या बोला गया, ये जहाज़ आएगा तो ये कुछ दिन तक रुकेगा, 22 अगस्त तक यहाँ पर ये रुकेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्न बन सकता है, क्योंकि जासूसी वाला जहाज़ है, तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पहले तो श्रीलंका ने इसको मना किया, बाद में इसको अलाउ कर दिया। वो चीज़ें वापस से रिपीटेड हैं जो कि मैंने आपको सिंपल सी फॉर्म में बता दिया है, ठीक है ना। तो छोटा सा आर्टिकल था, इसमें कोई एडिशनल चीज़ें नहीं थी, बस खाली यहाँ पर ध्यान ही रख सकते हो। आज जो आर्टिकल है ना, ये इसके अंदर बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। जैसे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि आज से 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जहाँ पर ट्रिपल तलाक को इनवैलिड कर दिया गया था। अब जो ये ट्रिपल तलाक को इनवैलिड किया गया,
उसके बाद बहुत सारी जो मुस्लिम वेमेंस हैं वो काफ़ी परेशानियां फेस कर रही हैं, वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं एज अ हाफ डिवोर्सीज, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ना ही इनके हस्बैंड इनको वापस से लेने आए, ना ही यहाँ पर इनकी कहीं और शादी हो पाई या कहीं और ये मैरिज कर पाई। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली है, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया। तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो ये जजमेंट आया था 2017 के अंदर। 5 जजेस की जो बेंच है वो बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हमारे चीफ जस्टिस JS कायेकर थे इनके अंडर में। और ये इस बेंच ने डिसाइड किया कि जो ट्रिपल तलाक है उसको इनवैलिड किया जाएगा, और ट्रिपल तलाक को इनवैलिड कर भी दिया गया। तो उसके बाद से यहाँ पर जो पटिशनर्स है, खासकर वेमेन पटिशनर्स, वो यहाँ पर बोल रही हैं कि देखो हम लोगों ने इस ट्रिपल तलाक को इनवैलिड होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी है। एक हाफ डिवोर्सी की लाइफ हम लोग यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। हाफ डिवोर्सी का मतलब है टेक्निकली मैरिड हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करें तो डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पर कोई भी राइट्स का इनका प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, प्लस यहाँ पर ना इनके हस्बैंड लेने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर ये दूसरी शादी कर पा रही हैं। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो इनके साथ में हुआ है तलाक के बाद में, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर बोला यह जाता है कि किसी भी आदमी जिस भी आदमी ने तलाक दिया है, ये ट्रिपल तलाक, तो जो भी आदमी है उसको ना किसी एनफोर्समेंट बॉडी ने विजिट किया, ना उस आदमी से बोला कि वो अपनी वाइफ को वापस से लेकर जाएं। फिर उसके साथ में मेंशन किया गया, ना ही उस आदमी के खिलाफ़ यहाँ पर कोई एक्शन लिया गया, कोई भी अरेस्ट नहीं देखने को मिला इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के केसेस में, ना वेमेन को यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन मिली है मुस्लिम वेमेन को, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये कुछ कंसर्न्स नज़र आए हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो ये था पूरा आर्टिकल, 5 years आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तलाक पिटिशनर्स लिविंग एज हाफ डिवोर्सीज। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर इस न्यूज़पेपर, यहाँ पर जो अगला पेज है इसमें नीचे की साइड में बहुत छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। आर्टिकल क्या है, 3 हेल्ड फॉर स्मगलिंग स्लॉथ बियर, यानी कि 3 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो स्लॉथ बियर की स्मगलिंग कर रहे थे। स्लॉथ बियर यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है भालू की, तो इसकी स्मगलिंग की जा रही थी। तो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स ने यहाँ पर देखा, और ये काम हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ पर जैसे ही इन स्मगलर्स को देखा गया कि वो इस स्लॉथ बियर की स्मगलिंग कर रहे हैं, उन तीनों ही लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो बियर है, ये आप देख पाओगे 6 साल का ये भालू देखने को मिलेगा, जो कि नेपाल के अंदर डांसिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। बाद में इसको वेस्ट बंगाल के अंदर इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब हम लोग थोड़ा सा इस वाले आर्टिकल का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये आपको GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के अंदर बहुत हेल्प करेगा। ये स्लॉथ बियर आखिरकार क्या है। देखो जो स्लॉथ बियर है ना, मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ। अब बियर ऐसे ही लगेगा, वैसे ये स्लॉथ बियर है, एक जैसे ही लगेगा, ठीक है ना। तो ये पिक्चर आपने देखा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो भालू है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, श्रीलंका के अंदर, इंडिया में, भूटान, नेपाल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी खाता क्या है, जो कीड़े हो गए, चींटियाँ हो गई, इन सब चीज़ों को ये ज़्यादातर खाता है। अपना जो बच्चा है उसको हमेशा अपने साथ कैरी करता है। फिर उसके बाद में हनी से, शहद से काफ़ी प्यार है, इसकी वजह से इसको हम लोग हनी बियर के नाम से भी जानते हैं। हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पर ये आपको इंडिया और श्रीलंका के सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है स्लॉथ बियर का, तो वो IUCN रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। ध्यान रखना, जब भी एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी एनिमल को लेकर चर्चा की जाती है तो उसमें ज़्यादातर उसका IUCN स्टेटस ही पूछा जाता है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो कहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी उसको किस प्रकार से बचाया जा रहा है। तो IUCN रेड लिस्ट में ये जो स्लॉथ बियर है वो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। वल्नरेबल का मतलब है कि अगेन यहाँ पर इसकी जनसंख्या जो है ना, इसको यहाँ पर एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अभी है थोड़ी बहुत जनसंख्या, लेकिन अगर कोई ख़त्म होती है तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ भी यहाँ पे ये स्लॉथ बियर नहीं बचते हैं तो उसके बाद वो पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ पे ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। दूसरा यहाँ पे साइट्स की कैटेगरी में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब है कि इंटरनेशनल व्यापार के ऊपर रोक लगाई जाएगी, स्लॉथ बियर का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इस स्लॉथ बियर को शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 के अंदर रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एक हाई प्रोटेक्शन दिया जाएगा, या फिर कह सकते हो उसको एक मतलब रिगोरस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति उसकी हंटिंग वगैरह करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हैं। क्लियर हो गया। तो IUCN साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ध्यान रखना किसी भी जानवर की जब भी बात होती है तब।
देन उसके बाद यहाँ पर इस जानवर को थ्रेट क्या है समझते हैं, यानी कि खतरा क्या है। खतरा सबसे पहली बात देखो, किसी भी जानवर को भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वो जानवर रह रहा है वो एरिया डैमेज हो रहा है पूरी तरह से, या फिर आप कह सकते हो कि उसके बॉडी पार्ट्स की पोचिंग हो रही है, हंटिंग की जा रही है, तो ऐसा यहाँ पर देख पाओगे। स्लॉथ बियर के अंदर क्या हो रहा है ना, इसकी हंटिंग भी की जाती है इसके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। इसका जो बिहेवियर है काफ़ी एंग्री वाला देखने को मिलेगा, कभी कभी यहाँ पर फसलों को डैमेज कर देता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इसकी हंटिंग वगैरह की जाती है। ये सिंपल सी बात स्लॉथ बियर के बारे में यहाँ पर लिखी हुई है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या आर्टिकल है, सिन्हा प्रोमिसेस टू वाइप आउट टेररिज्म फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जो यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर देखने को मिलते हैं मनोज सिन्हा साहब। तो मनोज सिन्हा साहब ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि हम लोग टेररिज्म को जम्मू एंड कश्मीर से पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे। अब यहाँ पर ये हम लोग को सक्सेस दिख रहा है हर घर तिरंगा कैंपेन का। आज के टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से तिरंगा को सभी लोग अपने घर पे लगा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने भी लगा लिया होगा इस हर घर तिरंगा कैंपेन के अंडर में। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तिरंगा है उसको लगाया जा रहा है, और एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ बार बार, गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, इनका कहना यह है कि हम लोगों ने बहुत सारे इनोसेंट लाइफ्स यानी जो मासूम ज़िंदगी हैं वो खोई हैं। ना अब यहाँ पर इस चीज़ को रोकना होगा। ये सब कुछ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लंबे समय से चला है। नाउ यहाँ पर ये जो राइट टाइम है वो बिल्कुल आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, आतंकवाद के कॉफिन में लास्ट नेल को स्ट्राइक करना होगा। मतलब क्या है, जो आतंकवाद है ना इसको ताबूत में बंद कर दिया गया है, ताबूत में बंद करके आखिरी कील ठोकनी होगी, यानी टेररिज्म को ख़त्म करना होगा। और जो यंगर जनरेशन है, हमारे जो जवान लोग आज के टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, वो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें, जैसे यहाँ पर उनके फोरफादर्स ने, उनके पिता ने, उनके और भी लोगों ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी लोग नहीं वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो वो प्रॉब्लम ये ना फेस करें। बेसिकली यहाँ पे पूर्वजों की बात की जा रही है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर ये जो हमारे मनोज सिन्हा साहब है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आज के टाइम पर ना हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, टेररिज्म को टैकल कर रहे हैं। इस जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में हमने बहुत सारे इनोसेंट लाइफ्स को खोया है, लेकिन अब समय है इसको टेररिज्म को ख़त्म करने का। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक ताज की तरह भारत के लिए एक क्राउन है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ स्टेप उठाना होगा, जो कि हम लोग उठा रहे हैं। और आज के टाइम पर देख पाओगे तो लगभग बहुत सारे लोग, लगभग 10,000 के आसपास जो यूथ है ना, वो ट्राई कलर को होल्ड करे हुए खड़े हुए हैं, यानी कि तिरंगा के लिए हुए खड़े हुए हैं। और तिरंगा काफ़ी तेज़ी से बांटा भी जा रहा है। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें लगभग 20,000 के आसपास जो फ्लैग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें उस एरिया में, ये यहाँ पे बताया गया। तो डेवलपमेंट की यहाँ पर एक पूरी तरह से डाउन देखने को मिल रहा है, एक उदय हुआ है, शांति के ऊपर काम किया जा रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से टेररिज्म को ही समाप्त कर दिया जम्मू एंड कश्मीर से। और जिस प्रकार से यहाँ पर आज के टाइम पर तिरंगा हर किसी के हाथ में दिख रहा है, इसके बाद जो हमारे एनिमी हैं, जो अपोजिशन है, वो आज के टाइम पर घबराए हुए हैं इस चीज़ को देखते हुए, जिन्होंने काफ़ी चाहा इस रीजन को डिस्टेबलाइज़ करना, इंडिया से अलग करना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो भी हम लोगों ने हर घर तिरंगा कैंपेन को स्टार्ट किया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिर यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर से रिलेट कर पाओगे। तो पंजाब ने यहाँ पर बैन कर दिया है यूज़ ऑफ 10 इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कीटनाशक होता है, यानी कि फसलों के अंदर कीड़े लगने से जो फसल ख़राब हो जाती है ना, तो उस कीड़े को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पंजाब ने ये बोला कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, 10 इंसेक्टिसाइड्स को बैन करने वाले हैं, क्योंकि जो बासमती राइस का प्रोडक्शन है, जो कि पंजाब के अंदर काफ़ी होता है, इस बासमती राइस के अंदर ये इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा लेवल में पाया गया, और ज़्यादा लेवल में पाने जाने की वजह से भी यहाँ पर एक बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता है लोगों के ऊपर। तो एक रिपोर्ट आती है कि जो बासमती राइस है इसके अंदर बहुत सारा इंसेक्टिसाइड पाया जा रहा है, जो एक मैक्सिमम लेवल होता है वो लेवल क्रॉस कर चुका है। तो इसी वजह से पंजाब के सरकार ने डिसाइड किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, इन इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर बैन लगा देंगे 60 दिन के लिए। केवल 10 इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, और वो 10 इंसेक्टिसाइड्स कौन कौन सी हैं, तो वो 10 कीटनाशक के जो नाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे एसीफेट है, ब्यूफ्रोजिन है, देन उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है क्लोरोपाइरोफोस है, मीथामिडोफोस है, उसके बाद यहाँ पर प्रोपिकोनेजोल है। ये आपको नाम अलग अलग दिख रहे होंगे। ये है कार्बेंडाजिमिन, उसके बाद
ट्राईसाइक्लोजोल, ये अलग अलग पेस्टिसाइड बताए गए कीटनाशक हैं। ध्यान रखना नाम, मतलब एक बार रीड कर लेना, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूछा जा सकता है कि मतलब इसमें से 4 नाम लिख दिए जाएंगे, बताओ नीचे पूछा जाएगा ये क्या है। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बने भी है कि साइबर अटैक है, इंसेक्टिसाइड है, क्या है ये। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे इंसेक्टिसाइड्स की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो इनका सेल नहीं होगा, इनकी स्टॉकिंग नहीं होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर 60 दिन के लिए बैन लगाने के बारे में डिस्कशन किया गया है, क्योंकि बासमती राइस के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया गया और बासमती राइस का एक अच्छा खासा प्रोडक्शन पंजाब के अंदर किया जाता है। सिंपल हो गया। अब हम लोग इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं, जैसे कि बासमती राइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। बासमती राइस यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जाने माने वाली वैरायटी है, जो कि दुनिया भर के अंदर हर कोई बासमती राइस के बारे में जानता है। बासमती के जो चावल होते हैं ना, वो बहुत लंबे चावल आपको देखने को मिलते हैं। इसका जो ओरिजिन है बासमती राइस का, कहाँ से आया है ये, इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हिस्सों के अंदर ये बासमती राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, यहीं से पैदा हुआ। बाकी दुनिया भर में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जानते हैं बासमती राइस को इसके कुछ फीचर्स की वजह से। इसका देखो प्राइस तो पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है ना। खुशबू के साथ साथ ये क्वालिटी जो है वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो बासमती राइस के अंदर एक यूनिक फ्रेगनेंस है, एक अलग सी खुशबू देखने को मिलती है, इसका फ्लेवर अलग है। और वो जो फ्लेवर आया है ना इस चावल के अंदर में, वो किस कारण की वजह से है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है 2-एसिटिल-1-पायरोलिन। तो ये जो केमिकल है इसी की वजह से यहाँ पर इसके अंदर एक अच्छा फ्लेवर आता है। ये जो केमिकल है ये बासमती राइस के अंदर पाया जाता है कितनी क्वांटिटी में, 90 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से, जो कि यहाँ पे नॉन बासमती राइस वाली वैरायटी से 12 गुना ज़्यादा है। यानी एक नॉन बासमती चावल है जिसके अंदर बहुत कम लेवल पर ये केमिकल पाया जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पर जो ये बासमती राइस होता है ना, इसके अंदर एक अच्छी खासी लेवल पर ये वाला जो केमिकल है ये पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक फ्लेवर होता है, प्लस यहाँ पर इसके अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। नाउ बासमती राइस को ग्रो करने के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है इस चावल को ग्रो करने के लिए। अब वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो कुछ ही रीजन के अंदर होता है, जिसकी वजह से कुछ ही रीजनों के अंदर इस बासमती राइस को ग्रो किया जाता है। अब वो रीजन कौन कौन से हैं, तो बासमती राइस को कल्टीवेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। ये यहाँ पर कुछ जगह हैं, ध्यान रख सकते हो। बाकी बासमती राइस का जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इंडिया एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बासमती राइस का। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे दुनिया भर में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 70% प्रोडक्शन इंडिया से निकलता है। बासमती राइस की जब चर्चा करते हैं तो इंडिया बहुत अच्छी तरीके से इस राइस को एक्सपोर्ट भी करता है। हम लोग यहाँ पे बासमती राइस के एक बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया भर के मार्केट में। 2016 और 17 का अगर हम लोग डेटा देखें तो इंडिया ने लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो ये नंबरिंग दी हुई है, 40 लाख मैट्रिक टन के आसपास जो बासमती राइस है वो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। और कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया, तो इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इराक और कुवैत में यहाँ पर ये सारा का सारा बासमती राइस एक्सपोर्ट किया गया था। मतलब मेजर एरियाज़ ये हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। जीएस पेपर 3 के अंदर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसी के बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये भी देखने को मिलेगा। कोलकाता के अंदर अ ट्रिब्यूट टू फॉरगॉटन रिवॉल्यूशनरी, इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक एग्जीबिशन देखने को मिलेगा। होगा क्या, तो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो सोवरानी दत्ता हैं, सोवरानी दत्ता, मैं अभी इसके ऊपर आता हूँ इस आर्टिकल के, इस टॉपिक के ऊपर। अभी पहले यहाँ पर एक चीज़ सुनो। क्या हुआ, देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अब बहुत सारे जब फ्रीडम फाइटर्स की बात करता हूँ तो आप काफ़ी सारे लोगों के नाम जानते होंगे डेफिनेटली। अब उन सभी लोगों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम छिप जाते हैं, उनको कोई जानता नहीं है। तो ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, जिन्होंने यहाँ पर फ्रीडम जो ये फाइटिंग चल रही थी, इस फ्रीडम फाइटिंग के अंदर में यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उन्हीं लोगों को भी यहाँ पे हम लोग जान सकें, यानी कि जिन लोगों को कोई जानता नहीं है, जिन लोगों की ज़्यादा पहचान नहीं है, उन लोगों को भी जाना जाए। तो वो बातें यहाँ पर बताई जा रही है इस आर्टिकल के अंदर। उसके लिए वेस्ट बंगाल ने एक स्टेप उठाया है। वेस्ट बंगाल ने एक एग्जीबिशन रखा है जहाँ पर हम लोगों को ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में मतलब जो लोगों के पास जानकारी है वो बहुत कम है। तो इसमें से यहाँ पर एक है सोवरानी दत्ता,
29 ईयर ओल्ड आपको देखने को मिलेंगी। इनको दोषी साबित किया गया था डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस के अंदर में। ये जानी जाती हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने भी एक रिवॉल्यूशन लेकर आया था। उसके बाद में पारुल मुखर्जी देखने को मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग नाम है जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के अंदर यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए जो यहाँ पर लड़ाई चल रही थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ पे अलग नाम दिए गए हैं। अनुशीलन समिति आपको देखने को मिल जाएंगी। इनको 2 बार दोषी साबित किया गया, सितंबर 1935 में और 1937 में। फिर ऐसी ना स्टोरी और भी बहुत सारे वेमेन रिवॉल्यूशनरीज़ की हैं जिनका एक बहुत बड़ा रोल योगदान रहा है देश को आज़ाद कराने में, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेस नोन इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देखने को मिलती है। तो अब हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 75 साल हो चुके हैं देश की आज़ादी को। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम लोगों को इन सभी लोगों के बारे में जानना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल एक प्रयास कर रहा है कि हम लोग एक एग्जीबिशन रख रहे हैं जहाँ पर एक स्पेशल सेक्शन डेडिकेट किया जाएगा वेमेन रिवॉल्यूशनरीज़ को, जो भी वेमेन महिलाएं थीं जिनका एक बहुत बड़ा योगदान था इस पूरे के पूरे देश को आज़ाद करने के दौरान। तो यहाँ पर इनके बारे में सब कुछ बताया जाएगा जिनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर नहीं है। टेक्स्ट बुक के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फालतू की देखने को मिल जाती है, लेकिन इनके बारे में वो चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी, ये बताया गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो यहाँ पर आगे ना काफ़ी सारे लोगों के नाम दिए गए हैं, मतलब वही हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए गए हैं। तो बहुत सारे नाम आपको दिए गए हैं बीच बीच में, तो सबको पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में यहाँ पर इतना सारा नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग ऑब्वियसली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, तो इसके बारे में बस खाली ध्यान रख सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम पर हो सकता है कोई ना कोई ऑथर जो है वो इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पे अपने मेंशन करें। काफ़ी सारा ओपिनियन जो है वो ऑथर मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है। तो अभी यहाँ पर आप कह सकते हो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। इसी सेलिब्रेशन पर ये कदम यहाँ पे वेस्ट बंगाल के थ्रू उठाया गया। बाकी जब हम लोग साइंस एंड टेक वाले पेज पर आते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, आपको पता है क्या, जो संडे न्यूज़पेपर है ना, संडे के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, ना टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक का एक पेज आपको देखने को मिलेगा। तो साइंस एंड टेक का एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो HIV ड्रग्स का शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा है भारत के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो HIV ड्रग शॉर्टेज इज़ अ चैलेंज टू एंडिंग एड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर एड्स को ख़त्म करने के लिए ना एक बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इसमें यहाँ पर एक है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है ना, इसका बहुत बड़ा शॉर्टेज हो गया है इंडिया के अंदर में। अब इस शॉर्टेज की वजह से जो ये एड्स है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा, ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है कि देखो ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी है, जल्द से जल्द यहाँ पर इसको लेकर कुछ ना कुछ कदम जो है उठाने पड़ेंगे। तो ये जून के महीने की बात है, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको HIV हुआ है, तो देश के अंदर यहाँ पर इन लोगों को परेशानी होने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग, जो दवाई है जो कि इस HIV को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, इसकी कमी होने लगी। और इसकी कमी की वजह से जो है ना लोग जो है प्रोटेस्ट भी करने लगे। आप कह सकते हो गर्मियों के अंदर जो लोग HIV से सफ़र कर रहे थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। पीसफुल प्रोटेस्ट था, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया गया और कंटिन्यूस 23 दिन तक करते रहे। कहाँ पे करा गया प्रोटेस्ट? ये जो नाको का ऑफिस है, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है यहाँ पर। इनका कहना यह था कि भाई देखो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट लेकर आओ, ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग्स का शॉर्टेज है, इससे हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है ना। तो वायरस को यहाँ पे सप्रेस नहीं किया जा रहा है। जो लोग आज के टाइम पर HIV के साथ में रह रहे हैं उनको एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और वो बेसिकली है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब क्या होगा, ये जब थेरेपी, जो ट्रीटमेंट नहीं होगा, इस थेरेपी के लिए उस ड्रग की ज़रूरत है, उस दवाई की ज़रूरत है। दवाई नहीं होगी तो ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो ये जो वायरस है वो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ही रहने वाला है लोगों के साथ में, और कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ को तो डैमेज करेगा, साथ ही साथ में ये वायरस ट्रांसमिट होगा। फिर जो आज के टाइम पर HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, इस पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वायरस को हम लोग कम करने के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं ना, वो हमारा जो गोल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलने लगेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और ये जो वायरस है ये म्यूटेट भी कर सकता है, मतलब और ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो अपनी फॉर्म चेंज भी कर सकता है, फॉर्म चेंज करके ये रेजिस्टेंट भी बन सकता है, यानी कोई दवाई का इसके ऊपर असर ना हो, इतना खतरनाक भी हो सकता है। तो यहाँ पे जल्द से जल्द इस एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना होगा। उसके लिए जो दवाई की ज़रूरत है वो दवाई की ज़रूरत को पूरा करना होगा, शॉर्टेज को पूरा करो, इस प्रकार से यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया। प्लस सरकार जो है हमारी ना, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है,
उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स उठाए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को लेकर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सरकार ने जैसे जैसे स्टेप उठाया था, ये थेरेपी चलाई थी, तो पिछले कुछ टाइम पे एड्स के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हुए। 2004 से जब आप लोग देखोगे तो केसेस लगातार डिक्लाइन हुए हैं, लगातार कम होते हुए नजर आए हैं। बट अब जो ये डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, यानी शॉर्टेज जो हुआ इस दवाई का, इससे यहाँ पर केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे और जो भी काम किया है हम लोगों ने पहले, वो चीज़ फेल हो जाएगी कि पहले हमने केसेस इतनी तेज़ी से कम कर दिए, अगर अब फिर से केसेस अगर बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमने पहले मदद करी है वो यहाँ पर बेकार होती हुई नजर आएगी। वो चीज़ यहाँ पर मैंशन की गई। तो जो ट्रीटमेंट है उसकी कमी है, ऐसा बोला जा रहा है। कुछ दिन पहले जो ये नाको है, नाको का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था, वो क्या है, तो नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एड्स को कंट्रोल करने के लिए बॉडी को बनाया गया है। तो इसने यहाँ पर पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर बताया कि जो 95% यहाँ पर जो लोग हैं जो कि HIV से सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर कोई भी शॉर्टेज फेस नहीं किया है। लेकिन करेंट टाइम पे यहाँ पर आप देखोगे जो शॉर्टेज है, इसकी वजह से मान लो यहाँ पर 14.5 लाख पीपल कहीं ना कहीं एड्स से सफ़र कर रहे हैं, तो इनमें से 5% लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है दवाई के शॉर्टेज की वजह से। तो वो रिपोर्ट यहाँ पर बताती है। क्लियर हो गया। बाकी लास्ट में ऑथर मेंशन करते हैं कि हम लोग को एक नेसेसरी एक्शन की आवश्यकता है, यानी एक ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखो अर्जेंटली ज़रूरत है कि ड्रग का शॉर्टेज जो है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि HIV जैसी बीमारी जो है ना, यह फ्यूचर में और ख़तरनाक हो सकती है। TB जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो अगर हम लोग इसको इग्नोर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ड्रग रेजिस्टेंट बनेगी, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं और ये इतनी खतरनाक हो सकती है कि बाद में इसके ऊपर कोई दवाई भी काम ना करे। तो इस वजह से यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो ये HIV ड्रग को लेकर पूरा आर्टिकल हो गया। अब HIV होता क्या है, आओ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यह है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसको हम लोग बोलते हैं HIV। HIV क्या करता है ना, ये अटैक करता है हमारे CD4 को। CD4 क्या है, एक वाइट ब्लड सेल है जिसको हम लोग T सेल बोलते हैं। अब इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो डैमेज होने लगता है। इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं करता है। जैसे ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये वायरस मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, यानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे इस रेड ब्लड सेल को, CD4 सेल्स को यहाँ पर डैमेज करता है। और इसकी वजह से जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, और इम्यूनिटी अगर डैमेज होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत सारे बीमारियों का वो इंसान शिकार बन सकता है। प्लस एक बार अगर वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, रिमूव नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर करते क्या है, इसका एक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। बाकी यहाँ पर देखो होता क्या है ना, जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो मैंने आपको बताया CD4 को डायरेक्टली अटैक करता है। अब जो CD4 है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर कम होगा तो इससे यहाँ पर उस बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर माना जाएगा। देखो नॉर्मल जो बॉडी होती है ना, एक हेल्दी बॉडी जो होती है, उसके अंदर जो CD4 सेल्स हैं वो 500 के आसपास, 500 से 1600 के आसपास होने चाहिए। लेकिन मान लो किसी बॉडी को HIV ने अटैक किया, HIV वाली जो बॉडी है ना, उसके अंदर ये जो CD4 सेल्स हैं ये बहुत डाउन होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और ये 200 से कम भी हो सकते हैं। इसकी वजह से बॉडी और वीक होने लगती है और बीमारियों को फिर वो बॉडी झेल नहीं पाती है और बीमारियों का शिकार बनती रहती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। और ये आपको पता ही है, किसी भी व्यक्ति का अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो वो किसी बीमारी से लड़ सकता है। कोविड-19 के टाइम पर आपने कितने सारे आर्टिकल्स कवर करे थे इम्यूनिटी को लेकर। लोग यहाँ पर इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, किस लिए, ताकि कोई भी बीमारी यहाँ पर उनको अटैक ना करें। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो ये साइंस एंड टेक के पेज पर एक लौता आर्टिकल था जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, खासकर GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के अंदर इसको रिलेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो संडे में एक पेज आता है साइंस एंड टेक के बाद फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का। तो FAQ के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, छोटा सा नहीं कहेंगे तो मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लैंडिंग के बारे में चर्चा की जा रही है। RBI पता है रिसेंटली कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आया है डिजिटल लैंडिंग से संबंधित। तो वो तो वो यहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डिजिटल लैंडिंग की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी करी हैं डिजिटल लैंडिंग को लेकर। डिजिटल लैंडिंग का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है उधार देना। सिंपल बात है। अब यहाँ पर जब कोई उधार लेता है, आप हो, मैं हूँ, या फिर हमें किसी को भी ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग जब उधार लेते हैं तो बोरोवर हैं। उधार लेने के लिए हम लोग किसके पास में जा रहे हैं, बैंक के पास में जा रहे हैं। लेकिन करेंट टाइम पे क्या है ना, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जो फिनटेक कंपनीज़ है, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, क्रेड आ चुका है,
और भी जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर अगर आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो फ़ोनपे है, भीम है, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी ऐड हो चुकी है। तो बेसिकली क्या होता है, आज के टाइम पर जो पैसा लिया जा रहा है वो काफ़ी सारी फिनटेक कंपनी से लिया जा रहा है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को उधार की ज़रूरत पड़ रही है तो इन फिनटेक कंपनी से ले रहा है वो पैसा। अब जब पैसा ले रहा है तो बहुत सारा उनके साथ में फ्रॉड भी हो रहा है। तो उसी फ्रॉड को ठीक करने के लिए, उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी करी हैं। ठीक है ना। जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं कुछ कंपनीज़ के थ्रू, कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। अब हम लोग समझते हैं डिजिटल लैंडिंग के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। डिजिटल लैंडिंग आज के टाइम पर वेब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो रही है। मोबाइल के अंदर बड़े बड़े ऐप्स आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग की जा रही है। यानी कि आपको उधार वगैरह मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। अब जो बैंक्स हैं ना, बैंक्स ने क्या किया, अपने खुद के डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर दिए। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए, मैंने आपको बताया क्रेड हो गया, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि आपको उधार देने का काम करते हैं। अब क्या किया ना, उन प्लेटफॉर्म्स ने बैंकों के साथ में लिंक कर लिया। मान लो यहाँ पर ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इधर यहाँ पर बैंक आ गया या एनबीएफसीज आ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ गई। इन बैंकों ने क्या किया, इनके साथ में लिंक कर लिया, और लिंक करने के बाद में ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स आपको क्या कर रहे हैं, आपको उधार प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपसे इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हैं। अब इसी में बहुत सारे घोटाले भी देखने को मिलते हैं। तो बीच में आरबीआई आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि फ्रॉड जो हो रहा है ना, इसको रोका जाएगा, और इन कंपनीज़ को, जो बीच में कंपनीज़ आ रही हैं जो कि आपको उधार दे रही हैं, इन कंपनीज़ को यहाँ पर रेगुलेट करा जाएगा। तो ये बैंक्स का, यहाँ पर आप कह सकते हो आरबीआई का बेसिकली यहाँ पर एक नया इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। अब इन्होंने क्या क्या बोला, मतलब गाइडलाइन के अंदर क्या क्या बोला, देखो गाइडलाइन में यहाँ पर ये बोला गया कि मान लो यहाँ पर बैंक हो गया और इधर एनबीएफसीज हो गए, और एनबीएफसी और बैंक के साथ में ही लिंक करने वाली यहाँ पर फिनटेक कंपनीज हो गई जो कि आपको यहाँ पे लोन वगैरह दे रही हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करवा रही हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है यहाँ पर कि अभी जैसे कि मान लो पैसा मिल रहा है, आप गए यहाँ पर, कोई एक व्यक्ति है, आप हो या मैं हूँ, हम लोग यहाँ पर गए, हमने पैसा यहाँ पर बोरो किया इस पर्टिकुलर कंपनी से। अब ये क्या है, ये कंपनी पैसा देती है, हम लोग यहाँ पर इसको इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, पैसे चुकाते हैं, ये ऐसे चलता है सिस्टम। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं। लेकिन आरबीआई यहाँ पर आ गया बीच में, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी। आरबीआई ने यहाँ पर ये बोला कि अब काम ये होगा कि इन वाली फिनटेक कंपनीज़ को रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट कैसे किया जाएगा, देखो समझो इसको। पहले क्या हो रहा था कि हम लोग उधार लेने गए, तो अब उधार लेने गए, चलो इनसे मांग लिया, लेकिन जब उधार आएगा ना हमारे पास में, तो वो बैंक डायरेक्टली देगा। ठीक है ना। तो बैंक पैसा हमें देगा, और जब हम लोग पैसा वापस करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली बैंक को वापस करेंगे। इनका रोल सिर्फ कॉन्टेक्शन का रहेगा, रोल थोड़ा सा इनका कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्लियर हो गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला है, टाइम बचने वाला है। तो ये गाइडलाइंस के अंदर मेंशन किया गया। तो गाइडलाइंस में यहाँ पर लोन डिसबर्समेंट और लोन रीपेमेंट, यानी कि आप लोन लेते हो या लोन को रीपे करते हो, तो इसमें जो कंपनीज़ आ रही थी उन कंपनीज़ का जो रोल है वो काफ़ी कम कर दिया है, और थर्ड पार्टी का रोल काफ़ी कम कर दिया गया है। डायरेक्टली आप लोग बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ में कॉन्टैक्ट करने वाले हो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो पेमेंट, अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद में क्रेडिट लिमिट के बारे में बताया गया। होता क्या है यहाँ पर कि कभी कभी जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देती हैं कि आप उधार ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो इसको लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अब लिमिट को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ नई लिमिट को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि जो नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाया गया है, इसमें मना कर दिया गया कि भाई ऑटोमेटिकली क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जाएगा। पहले आप लोग को बोरोवर की कंसेंट लेना होगा, यानी कि जो आप हो मैं हूँ, अगर हम लोग पैसा लेने जा रहे हैं, हमने पैसा उधार लिया किसी कंपनी से, किसी बैंक से। अब जब पैसा उधार लिया तो यहाँ पर उस लिमिट को बढ़ा देता है कि यहाँ पर इतनी लिमिट तक पैसा ले सकते हो, ये और चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अब जो भी बोरोवर होगा उसका पहले कंसेंट चाहिए होगा, बोरोवर की पहले सुननी होगी, उसका अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है। बाकी जो आपका डेटा प्राइवेसी है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब आपने पैसा वगैरह लिया तो काफ़ी सारा डेटा सबमिट किया होगा इन डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के अंदर में, इन कंपनीज़ के अंदर में। तो जब आपने डेटा सबमिट किया है तो उस डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए भी यहाँ पर इस गाइडलाइन के अंदर बोला गया है कि जो कस्टमर है, यानी आप और मैं हूँ, हम लोग कोई भी गए तो हमारा पहले कंसेंट लेना होगा, हमारी पहले यहाँ पर एक हमारी हाँ भरवानी होगी, हमसे अप्रूवल लेना होगा, हमारा कंसेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अगर उनको डेटा कलेक्ट करना है तो। अदरवाइज़ वो ऐसे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो डेटा को लेकर भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है। साथ ही साथ में ग्रीवेंस रिट्रेसल ऑफिसर को बनाने की मदद करी है, यानी कि बैंक्स ने बोला है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमारे पास में ग्रीवेंस
रेड्रेसल ऑफिसर होगा, मतलब जैसे कि कोई भी बोरोवर है, आप में जो भी हम पैसे लेने गए, अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी कंप्लेंट्स कहाँ पे लिखवाएगा, तो वो जो कंप्लेंट्स है वो बेसिकली इस ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर के पास में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी। और हम लोग यहाँ पे इन डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के अगेंस्ट में अगर कोई एक गलत काम करती हैं तो इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं और उन कंप्लेंट्स की जल्द से जल्द सुनवाई भी की जाएगी। क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर जो भी आप लोग लोन्स वगैरह परचेज करते हो तो उन सब लोन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है लोन की, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कहाँ पे रखी जाएगी, वो सब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज में रखी जाएगी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी क्या होती है ना, यहाँ पे एक व्यक्ति किस प्रकार से लोन ले रहा है, लोन कब कब चुका रहा है, टाइमली चुका पा रहा है या नहीं चुका पा रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के अंदर रखी जाती है। तो यहाँ पर जो लोन लिया गया है, यानी आपने क्या किसी ने लोन लिया है, तो उसकी रिपोर्टिंग वगैरह भी की जाएगी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को। क्लियर हो गया। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाती हैं। आरबीआई यहाँ पर बीच में आया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या किया कि जो इन फिनटेक कंपनीज है, जो ये डिजिटल लैंडिंग सर्विसेज वाली यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो देखने को मिलते हैं, इनको रेगुलेट करने का काम किया। रेगुलेट कैसे किया जा रहा है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ, ये डिजिटल जो ये सर्विस हैं ये कैसे देते हैं, एनबीएफसीज के साथ में लिंक होते हैं, बैंक के साथ में लिंक होते हैं, अब इनको क्या करना है। तो इसमें से जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक सेक्शन पर चलते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन पर चलने से पहले देखो, संडे में ना एक प्रोफाइल का पेज आता है। प्रोफाइल मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया गया होता है। अब ये काफ़ी चर्चा में, बिहार के ये आपको लीडर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, नीतीश कुमार। ये काफ़ी चर्चा में क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को बदला, तो मतलब अपना जो अलायंस है, मतलब जो यहाँ पर पहले बीजेपी के साथ में थे उसको बदल कर ये दूसरी पार्टी में ऐड हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके थ्रू पहले भी किया गया था ये काम, दोबारा भी किया गया था। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कवर भी नहीं की है। अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता तो डेफिनेटली मैं आपको बताता। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और चर्चा में हैं, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है सलमान रुश्दी साहब के बारे में, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी संडे में जो हमारा नेक्स्ट पेज आता है वो आता है बिजनेस सेक्शन का, यानी इकोनॉमी का जो पेज है। इकोनॉमी के पेज में यहाँ पर एक पेज आपको ये देखने को मिलेगा, ये बोला गया कि एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं आरबीआई के, जो डेप्यूटी गवर्नर हैं माइकल डी पात्रा साहब। तो पात्रा साहब का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला है इंडिया कैन सस्टेन सीएडी ऑफ 2.5 to 3%, यानी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, इस करंट अकाउंट डेफिसिट में इंडिया जो है मतलब 2.5 से लेकर 3% तक सस्टेन कर सकता है, इसको हैंडल कर सकता है। इंडिया की इकोनॉमी आज के टाइम पर थोड़ी सी सफ़र कर रही है, आपको पता है। अब यहाँ पर क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यह है कि हम लोग कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट देखो आज के टाइम पर क्या है, बहुत कम कर रहे हैं, इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और यही हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारे पास में जो पैसा है, हमारा रेवेन्यू जनरेशन है वो काफ़ी कम रहेगा। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा जो पैसा है वो देश से बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी है, करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बढ़ा हुआ आपको नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि देखो कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर इंडिया के थ्रू हैंडल किया जा सकता है, लगभग 2.5 से लेकर 3% तक, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे क्राइसिस हम लोग देख पाएंगे। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट आज के टाइम पर क्यों देखने को मिला, उसके पीछे कई सारे रीज़न बताए गए हैं। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके दाम जो है वो लगातार बढ़े, आपने देखा रिसेंट टाइम पर काफ़ी सारे क्राइसिस नज़र आए। तो कच्चा तेल के दाम जब बढ़े हैं तो भारत बहुत सारा कच्चा तेल अलग अलग देशों से मंगाता है। तो जब हम लोग तेल मंगा रहे थे पहले इस रेट में मंगा रहे थे, अब हम लोगों ने ऑब्वियसली बात है महंगा परचेज़ करना होगा हमें, तो बहुत ज़्यादा पैसा अब हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार से भी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया, ये यहाँ पर बताया गया। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का क्या कनेक्शन है वो हम लोगों ने अभी के अभी डिस्कस किया है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस, गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो इंडिया के अंदर बढ़ा। अब जब इंपोर्ट है इन चीज़ों का बढ़ रहा है, तेल भी हम बहुत सारा मंगाते हैं, गोल्ड भी बहुत सारा मंगाते हैं, इंपोर्ट जब इन चीज़ों का बढ़ रहा है ना, तो इस इंपोर्ट की वजह से यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया है। ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, ये चीज़ें वापस से रिपीट कर दी गई हैं। तो इंडिया आराम से यहाँ पर कोप कर सकता है, लड़ सकता है इस 2.5 से लेकर 3% के करंट अकाउंट डेफिसिट से, बिना किसी एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस को हैंडल मतलब देखे हुए। तो कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस होगा नहीं। तो यहाँ पे बताया गया अगर इससे ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली इंडिया को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, लेकिन इतने में यहाँ पर इंडिया कोई भी ऐसी एक्सटर्नल सेक्टर में प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये सारा डेटा था,
ये आज का संडे का न्यूज़पेपर था। संडे के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम अवेलेबल होती है, और जो भी अवेलेबल थी वो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है। इसी वजह से वीडियो है काफ़ी शॉर्ट रहा है, इतना भी शॉर्ट नहीं रहा है, 50 मिनट का पूरा हो चुका है। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये वीडियो के अंदर जो पेजेस हैं वो लोड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखो होता क्या है ना कि हम लोग डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन कवर करते हैं, लेकिन आज कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं, आज संडे है तो आज आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। अब 2019 का जो हमने प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर को कवर कर लेते हैं। जो 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में, वो कौन से प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 10 मई 1951 में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इसको लेकर आए थे ताकि जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं उसको हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। तो ये बात हो गई 9th शेड्यूल के बारे में, 2019 का ये क्वेश्चन था। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।